सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV। तो आज इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं NCLT एंड NCLAT। देखा जाए तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में बेसिकली हमको डिफरेंस समझना है कि NCLT एंड NCLAT के बीच में क्या डिफरेंस है एंड कुछ जनरल प्रोविजंस है जो हमको देखने के हैं, और इस बेसिस पे जो है ये चैप्टर जो पर्टिकुलर ओवर हो जाएगा। और 12 पेज की PDF है, और जिसमें अलग अलग सोर्सेस से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ लगी कि इम्पोर्टेंट चीज़ डिलीवर होनी चाहिए, वो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ को कंपाइल करते हुए ये PDF बनाई है। और इसमें कुछ चार्ट्स भी है एंड देन कुछ प्रोविजंस भी। इस तरीके से जो है ये पर्टिकुलर चैप्टर ओवर हो जाएगा। एंड देन इसके बाद कुछ MCQs है, जो MCQs को सॉल्व करेंगे हम, और उससे हम पता कर लेंगे कि हमको पर्टिकुलर ये जो चैप्टर है इस चैप्टर पर ग्रिप है कि भी नहीं है। अब देखा जाए तो ये चैप्टर है तो छोटा, तो जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए। तो आपको वेरियस लेक्चर ऐसे अवेलेबल होंगे यूट्यूब पे जो अराउंड 15 मिनट्स में NCLT NCLAT ओवर हो जाएगा। तो उस टाइम तो आपको फील लगेगा कि ये पर्टिकुलर चैप्टर मेरा ओवर हो गया है, बट आप जब क्वेश्चन करने जाओगे तो हो सकता है क्या है कि ये तो पक्का ही रहेगा कि आपके एडिशनल एफर्ट्स आपके बहुत ज़्यादा रहेंगे। और फिर जब आप एडिशनल एफर्ट्स डालोगे तब आपको समझ में ही आ जाएगा कि यार देखो, जो फालतू का जो मैंने लेक्चर देखा था उसका टाइम तो मेरा वेस्ट ही हो गया, इससे बेटर है कि मैं खुद ही पढ़ लेता। तो मुझे लगता है कि एक बार सिस्टमैटिकली इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, धीरे धीरे सिस्टमैटिकली इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, रादर देन एक फील लाने के लिए कि हमने एक रिविज़न करा है। तो हो सकता है कि ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट मैं इंश्योर करता हूँ कि ये लेक्चर करने के बाद आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हो, और फील भी आ जाएगा कि आपने अपना रिवाइज़ कराया है, और साथ ही साथ आपको एक ग्रिप भी आ जाएगी कि हाँ चलो ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूँ कि चलो मैंने ये पर्टिकुलर चैप्टर करा है, रादर देन फॉर द सेक ऑफ पर्पज़ के लिए कि मुझे रिवीजन लेक्चर देखना था, मैंने रिवीजन लेक्चर देख लिया है। तो हम उसको सिस्टमैटिकली ही रिवाइज़ करेंगे। सो अब हम बिना किसी देर किए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। राइट, सो लेट मी एडिट। हाँ, सो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 NCLT एंड NCLAT। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट इस्टेब्लिश करता है NCLT एंड NCLAT को। और NCLT के देखा जाए तो सेक्शन 408 जो है वो 407 तो डेफिनेशंस का है। 408 जो है 408 बताता है प्रेसिडेंट एंड नंबर ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नोट करना कि जब ट्रिब्यूनल की बात आती है तो इधर प्रेसिडेंट आता है, और जब एपिलेट ट्रिब्यूनल की बात आती है तो एपिलेट ट्रिब्यूनल में प्रेसिडेंट नहीं आता है, चेयरपर्सन आता है। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ट्रिब्यूनल है तो ट्रिब्यूनल में प्रेसिडेंट आएगा, और एपिलेट ट्रिब्यूनल है तो एपिलेट ट्रिब्यूनल में चेयरपर्सन आएगा। मैं सेक्शंस ओरिएंटेड नहीं रहूँगा क्योंकि हम बेसिकली इन सारे चैप्टर्स के सेक्शन याद भी नहीं रखते। तो स्टार्ट करते हैं अब हम कि सेक्शन से ओरिएंटेड नहीं रहेंगे, बट हाँ कभी बोलने में आ जाए तो ठीक है, बट हमारा फोकस सेक्शन पे नहीं रहेगा, पर कवर सारा हो जाएगा। तो हमने क्या समझा कि ट्रिब्यूनल में जो होते हैं वो प्रेसिडेंट और अदर मेंबर्स होते हैं, और अदर मेंबर्स में जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर होते हैं। और रही बात है एपिलेट ट्रिब्यूनल में, तो एपिलेट ट्रिब्यूनल में चेयरपर्सन होते हैं, और चेयरपर्सन के साथ जुडिशियल मेंबर्स एंड टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। और ये जो है एपिलेट ट्रिब्यूनल में नोट करना कि मैक्सिमम 11 होने चाहिए जुडिशियल या टेक्निकल मेंबर टोटल मिलाकर, ठीक है। तो जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर टोटल मिला के 11 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम है 11, ठीक है। अब देखा जाए जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 413 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो NCLT का टर्म एंड कंपोजिशन। अब NCLT ना ट्रिब्यूनल में लोग रहते हैं, तो पर्टिकुलर उनका टर्म होता होगा, उनका कंपोजिशन, और ट्रिब्यूनल का पर्टिकुलर कंपोजिशन होता है। तो कंपोजिशन में हम ये तो समझ गए हैं कि प्रेसिडेंट होगा, जुडिशियल मेंबर होंगे, टेक्निकल मेंबर होंगे, पर अब इनका टर्म देखें तो 5-5 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, और रीअपॉइंट हो सकते हैं पर्टिकुलर रीअपॉइंट हो सकते हैं फॉर द 5 ईयर्स फर्दर। सब्जेक्ट टू एज कैप है। एज कैप क्या है कि मैक्सिमम 65 ईयर्स है जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर इन ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल में बाकायदा आपको जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर दिखेंगे, तो वो जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर में जो है एज कैप है 65 ईयर्स। एंड जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल में जो ट्रिब्यूनल नहीं, जो पर्टिकुलर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट में एज कैप है 67 ईयर्स। तो
पॉइंट ये आता है कि जैसे कोई पर्सन 60 साल का है, वो 60 साल का है, उसको 5 साल के लिए अपॉइंट किया, ठीक है, 65 ईयर्स है। रीअपॉइंटमेंट कितने साल के लिए कर सकते हैं? देखा जाए तो रीअपॉइंटमेंट हम 5 साल के लिए कर सकते हैं, बट इसमें सिर्फ एज कैप आ जाती है, तो हम सिर्फ 2 साल के लिए ही उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उसको अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एज कैप खत्म हो जाएगा। और मिनिमम 50 ईयर्स ऑफ एज का होना चाहिए और 50 से कम का नहीं होना चाहिए। तो ये जो है पर्टिकुलर टर्म है। रही बात जब NCLAT में आती है, तो NCLAT में चेयरमैन होता है, चेयरमैन के साथ जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर होते हैं। चेयरमैन का जो एज कैप है, वो एज कैप है 70 और जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर का है 67। तो अगर हम देखा जाए तो 65, 67, देन जुडिशियल मेंबर का 67 एंड देन चेयरमैन का 70। तो ऐसे 65, 67 एंड 70 है। तो इस तरीके से जो है याद करने के पर्पज़ के लिए कि इस तरीके से जो एज का कैप है। अब रही बात आती है क्वालिफिकेशंस की, तो क्वालिफिकेशन में जो हर एक के अपने अपने क्वालिफिकेशंस होते हैं। जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन ये है कि प्रेसिडेंट को होना चाहिए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स। तो आप हाई कोर्ट के जज हो तो आप जुडिशियल मेंबर बन सकते हो, बट आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप प्रेसिडेंट बनने के एलिजिबल हो जाते हो। तो जुडिशियल मेंबर के लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि देखो, या तो आप हाई कोर्ट के जज हो, या तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हो 3 साल के लिए, और या तो एडवोकेट हो फॉर मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ एनी कोर्ट। तो हाई कोर्ट का जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट का जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज 3 साल के लिए, एंड एडवोकेट फॉर मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ एनी कोर्ट। तो एडवोकेट फॉर मिनिमम 10 ईयर, 10 साल के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस हो आपको एडवोकेट में, एडवोकेसी में, एडवोकेट जैसे प्रैक्टिस में। तो आप हाई कोर्ट के जज हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हो फॉर 3 ईयर्स, या एडवोकेट हो फॉर मिनिमम 10 ईयर्स। तो इस तरीके से जो है ये आप जुडिशियल मेंबर हो जाते हो। अब ये जुडिशियल मेंबर के आगे आप 5 साल का एक्सपीरियंस, मतलब इन जुडिशियल मेंबर को अगर 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर ये हो जाते हैं जुडिशियल मेंबर ऑफ NCLAT। मीन्स आप जज ऑफ हाई कोर्ट है और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, आप जुडिशियल मेंबर यहाँ के बन जाओगे। तो इस तरीके से जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज हो, ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट जज हो फॉर मिनिमम 5 ईयर्स, 5 साल और जोड़ दो, डिस्ट्रिक्ट जज फॉर मिनिमम 10 ईयर्स, तो उस केस में जो है आप जुडिशियल मेंबर यहाँ के बन जाओगे। एडवोकेट फॉर मिनिमम 10 ईयर्स है, इधर आ जाएगा एडवोकेट फॉर मिनिमम 15 ईयर्स। तो इसको उन्होंने कैसे एक्सप्रेस करा है? उन्होंने एक्सप्रेस करा है जज ऑफ हाई कोर्ट और जुडिशियल मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल फॉर 5 ईयर्स। तो सिंपल सी बात है, जज ऑफ हाई कोर्ट, क्या आ गया, जज ऑफ हाई कोर्ट एंड जुडिशियल मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल फॉर 5 ईयर्स। मीन्स आप जुडिशियल मेंबर की जो क्वालिफिकेशन है वो जुडिशियल मेंबर हुए को आपको 5 साल हो चुके हैं, तो उस केस में जो है बकायदा जो है आप NCLAT में जुडिशियल मेंबर बन सकते हो। मीन्स आप सबसे पहले जुडिशियल मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल का क्राइटेरिया पूरा करो, जुडिशियल मेंबर जैसे अपॉइंट हो, अपॉइंट होने के बाद अगर आपका 5 साल पूरे हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप NCLAT में भी आप जुडिशियल मेंबर बन जाओ। तो 5 साल का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा बोला है इसमें। रही बात है टेक्निकल मेंबर की, तो टेक्निकल मेंबर में बोला है कि मिनिमम 15 ईयर्स का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन लीगल सर्विस, और उसमें से आउट ऑफ विच मिनिमम 3 ईयर्स एज जॉइंट सेक्रेटरी और अबव रैंक टू गवर्नमेंट। तो आप 15 साल से काम कर रहे हो इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सेक्रेटरी में, लॉ सर्विस में, इंडियन लीगल सर्विस में, उसमें से मिनिमम 3 ईयर या ज़्यादा आप अपॉइंट हो एज ए जॉइंट सेक्रेटरी और अबव रैंक, मतलब कम से कम आप 3 साल या उससे ज़्यादा तो जॉइंट सेक्रेटरी जैसी पोस्ट पे आप अपॉइंट हो। CA, CS, CWA मिनिमम 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 15 years experience in law, industrial finance, industrial management, industrial administration, reconstruction, investment, accountancy. तो ऐसे पर्सन हैविंग प्रूवन इंटीग्रिटी, एबिलिटी एंड स्टैंडर्ड्स, तो ऐसे पर्सन हैविंग प्रूवन इंटीग्रिटी, एबिलिटी एंड स्टैंडर्ड्स, हैविंग एन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लॉ, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट अकाउंटेंसी, लेबर मैटर्स, रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। तो इन द फील्ड ऑफ क्या है, देखा जाए तो लॉ तो है, ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल के रिस्पेक्ट में ऐसा बोल के रखा है। तो कुछ निमोनिक हम ऐसे बना सकते हैं कि AIR एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेस्टमेंट, रिकंस्ट्रक्शन। तो AIR किस में है ये, तो अकाउंटेंसी, फाइनेंस और मैनेजमेंट में। तो इस तरीके से अभी टेम्परेरीली
बना देता हूँ, मैं लिख लेता हूँ मैं, आपको अगर अपने अकॉर्डिंग जो सूटेबल लगे आप कर लीजिएगा। अभी टेम्परेरी बनाया है तो AIR इन अकाउंटेंसी, क्योंकि बीच बीच में एक्रोनिम भी होने चाहिए, तो अकाउंटेंसी, फाइनेंस और मैनेजमेंट, राइट। तो इस तरीके से जो है हमने इसका कलर चेंज करना है क्या, तो थोड़ा सा सिस्टमैटिक हो जाएगा। एक मिनट, ये ब्लैक कलर तो आएगा ही आएगा। AIR इन अकाउंटेंसी, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। मेरे मैनेजमेंट किधर गया, रेड कर देता हूँ तो थोड़ा सा सही रहेगा टेक्स्ट कलर में। ये हो गया, थिकनेस टेक्सटाइल, ठीक है, ओके चलो। अब तो हमने क्या पढ़ा, क्वालिफिकेशन में प्रेसिडेंट है जिसको जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए फॉर मिनिमम 5 ईयर्स, और जुडिशियल मेंबर में हमने पढ़ा था कि जज ऑफ हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो मिनिमम 5 ईयर्स, और एडवोकेट हो फॉर मिनिमम 10 ईयर्स, एंड फिर टेक्निकल मेंबर्स में 15 साल का एक्सपीरियंस की बात आती है। तो ये क्वालिफिकेशंस दे के रखे थे। और फिर एक और कि हमने इधर तो सब 15 साल पढ़ा, टेक्निकल मेंबर में देखा जाए तो हमने इधर सब 15 साल पढ़ा, पर एक जगह 5 साल है, इधर 5 साल है। 5 ईयर एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू ट्रिब्यूनल अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर जो लेबर कोड बने हैं, जो ट्रिब्यूनल बने हैं, उसमें आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो फॉर 5 ईयर्स, तो आप फिर भी एलिजिबल हो जाते हो। तो हमने अभी 15 साल पढ़ा था हर जगह, बट इसमें 5 साल है टेक्निकल मेंबर में, कि आप लेबर कोर्ट में जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो 5 साल के लिए, तो भी आप क्वालिफाइड हो। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर में ध्यान रखना कि आप 5 साल के 5 साल का जो है एक्सपीरियंस, 15 साल का नहीं है इसमें। अब रही बात आती है इधर, जब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, इधर प्रेसिडेंट है तो इधर चेयरमैन आ जाता है। अब इधर तो जज ऑफ हाई कोर्ट बोला है फॉर 5 ईयर्स, इधर क्या बोला गया है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो जज का भी ऊपर का लेवल है, तो आप एज ए जज आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो, पर सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही इधर चेयरमैन बन सकते हैं। रही बात जब आती है जुडिशियल मेंबर की, तो जुडिशियल मेंबर में बोला है कि या तो आप जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ 5 ईयर्स, या तो आपको जुडिशियल मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल बने हुए 5 साल हो चुके हैं, तो आप जुडिशियल मेंबर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल बन सकते हो। फिर आ जाती है टेक्निकल मेंबर की बात। तो टेक्निकल मेंबर की बात में ऐसा बोला गया है, इसमें ज़्यादा आपको वो नहीं दे के रखे, क्या ऑप्शन से दे के रखे, सिर्फ ये बोल के रखा है कि 25 ईयर्स, ये जो 15 साल है ना, 15 साल का बोल के रखा है कि 25 साल का एक्सपीरियंस हो इन द फील्ड ऑफ लॉ, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, AIR है ना, इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, R से रिकंस्ट्रक्शन है, I से जो है इन्वेस्टमेंट है, और अकाउंटेंसी, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, और फिर रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, और लेबर मैटर्स। तो इस तरीके से जो है पर्टिकुलर 25 साल का एक्सपीरियंस का इधर बोल के रखा है। अब ये हमने पढ़ा क्वालिफिकेशंस और टर्म। रही बात आती है सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स। सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ NCLT एंड NCLAT बाय सिलेक्शन कमेटी। सबसे पहली बात तो देखा जाए तो प्रेसिडेंट जो होते हैं NCLT के, तो क्या बोला है मैंने, NCLT के प्रेसिडेंट और ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट, अपीलेट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन और जुडिशियल मेंबर, क्या बोला, ये ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट, अपीलेट ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर, इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के साथ अपॉइंट किया जाता है। पर ट्रिब्यूनल का जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर और अपीलेट ट्रिब्यूनल का टेक्निकल मेंबर, इनको जो है सिलेक्शन कमेटी के साथ कंसल्टेशन में यूज़ किया जाता है। इन कंसल्टेशन विद सिलेक्शन कमेटी जो है इनको अपॉइंट किया जाता है। तो इधर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और इधर सिलेक्शन कमेटी है। अब सिंस इधर सिलेक्शन कमेटी है तो इधर कमेटी की बात आ गई, मतलब इसका भी कुछ ना कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो इधर भी चेयरमैन और मेंबर्स है। चेयरमैन जो होते हैं इधर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या इसके नॉमिनी होते हैं। जो मेंबर्स होते हैं उसमें सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अब हमको अपॉइंट करना है ना, तो इसमें सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है। फिर जो एक मेंबर होता है, कन्वीनर होता है, वो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होता है। 2 मेंबर होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो क्या बोला है कि इसमें, हाँ, तो हमने क्या पढ़ा है कि चेयरमैन जो होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड इस नॉमिनी होते हैं।
तो चेयरमैन जो होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ और जो है उनके नॉमिनी होते हैं, प्लस जो मेंबर है वो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं। मेंबर और कन्वीनर, अब 3 मेंबर होते हैं। देखो देखा जाए तो 4 मेंबर होते हैं, उसमें एक मेंबर तो जो है सीनियर जज ऑफ हाई सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, क्योंकि चेयरमैन जो होते हैं चेयरमैन इसके ऊपर वाला है। तो दूसरा मेंबर है जो कन्वीनर भी है, वो सेक्रेटरी ऑफ एमसी होता है। फिर आता है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो 3 मिनिस्ट्री आ गई इधर देखा जाए तो, सॉरी 3 मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज आ गए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सेक्रेटरी, लॉ एंड जस्टिस का सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बोल सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस बोल सकते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस बोल सकते हैं। अब इसमें बोला गया था कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बोला है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उनके सेक्रेटरी इधर नहीं आते हैं, सिर्फ 3 मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज आते हैं, जो पर्टिकुलर 3 मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज है कि जो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो है ही है, साथ में 3 मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज है। तो एक तो एमसीए का सेक्रेटरी या डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस का सेक्रेटरी या डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उनका सेक्रेटरी। तो इस तरीके से जो है हमने सिलेक्शन कमेटी का कंपोजिशन पढ़ा, जिसमें 4 मेंबर होते हैं। अब नो अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी इनवैलिड मियरली बाय रीजन ऑफ एनी वैकेंसी और एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। तो सिंपल सी बात है कि वैकेंसी हो गई या डिफेक्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट डजंट मीन कि अपॉइंटमेंट इनवैलिड हो गया, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट तो वैलिड ही रहेगा। अब इस तरीके से जो है हमने ये पर्टिकुलर चीज़ को समझा था और अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 417 रिमूवल ऑफ मेंबर। अब ये मेंबर को अपॉइंटमेंट की बात करिए, मेंबर के रिमूवल की बात करते हैं। तो इसमें बोला कि रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिंस अपॉइंट करता है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इसको रिमूव करने का भी। रिमूव करने के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना पड़ेगा, ऐसे रिमूव नहीं हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना पड़ेगा एंड रिमूव करेंगे प्रेसिडेंट को या चेयरपर्सन को या मेंबर्स को। अब मेंबर में जुडिशियल मेंबर भी आ जाएंगे, टेक्निकल मेंबर भी आ जाएंगे। तो 5 केसेस है जहाँ पे हम रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला केस इंसॉल्वेंट हो जाए, दूसरा केस कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, तो ये हो गया, ठीक है। फिर थर्ड है फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल है। फोर्थ है कि उसने एक्वायर करा है कोई सा फाइनेंशियल इंटरेस्ट विच अफेक्ट इट्स फंक्शंस, या उसने एब्यूज करा है इस पोजीशन विच अफेक्ट द विच प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। तो दो चीज़ें हैं जिसको हमको चार्ट के थ्रू समझना पड़ेगा। मतलब कि उसने एक्वायर करा है फाइनेंशियल इंटरेस्ट विच प्रीजुडिशियली अफेक्ट हिज फंक्शंस, या उसने एब्यूज करी है इस पोजीशन विच प्रीजुडिशियली अफेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये जो 2 पर्टिकुलर सिचुएशन आते हैं, इस 2 पर्टिकुलर सिचुएशन को ऐसे समझा जाएगा। और इस तरीके से हमारे 5 केसेस होते हैं। सबसे पहले तो PIC पिक, फिजिकली मेंटली इनकेपेबल है, इंसॉल्वेंट है, कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। फिर एक्वायर्ड एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट विच प्रीजुडिशियली अफेक्ट हिज फंक्शन, या abuse his position which prejudicially affect the public interest। तो उस केस में हम रिमूवल कर सकते हैं। अब सेंट्रल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन तो हमको हर जगह लगेगा, पर इसमें 2-3 चीज़ें और याद रखने की है, जैसे कि इंसॉल्वेंसी के अलावा BCDE वाले जो केसेस होते हैं, तो जिसमें हमने कन्विक्शन पढ़ा, जिसमें हमने फिजिकली मेंटली इनकेपेबल पढ़ा, और फिर 2 जो प्री जुडिशियल वाले जो हमारे पॉइंट्स हैं, इनमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ती है। मतलब इंसॉल्वेंसी में आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देनी है, बाकी में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इंसॉल्वेंट पे क्वेश्चन आया था, अगर पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है रिमूव कर देंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देंगे। फिर बात आती है कि C वाला पॉइंट और E वाला पॉइंट, उसमें रिमूवल होगा आफ्टर इंक्वायरी, ठीक है। मतलब कि ऐसा बोल के रखा है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिमूव करना रहेगा, ठीक है, तो आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिमूव करती है। बट ये जो रिमूवल होगा वो आफ्टर इंक्वायरी होगा, एक रेफरेंस देगी टू द सुप्रीम कोर्ट के जज को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रेफरेंस देगी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो CJI के थ्रू नॉमिनेट होगा।
तो CGI के द्वारा नॉमिनेट है जो सुप्रीम कोर्ट का जज, वो जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रेफरेंस देगी। अब सुप्रीम कोर्ट का जज क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट का जज इंक्वायरी करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, और इंक्वायरी करके वो डिसाइड करेगा, रिपोर्ट देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इसको रिमूव करना है कि नहीं करना है। अगर रिमूव करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाकायदा रिमूवल का ऑर्डर दे देगा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट बाकायदा रिमूवल का ऑर्डर दे देगा। तो इस तरीके से जो है पर्टिकुलर चार्ट बना हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले रेफरेंस देगी सुप्रीम कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट का जज इंक्वायरी करेगा, देन रिपोर्ट देगा, एंड देन रिपोर्ट देने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑर्डर दे देगा। तो इस तरीके से जो है रिमूवल ऑफ मेंबर की बात हमने करी। अब सिंस अब हमने इतना पढ़ लिया है तो थोड़ा सा हम इस पर बात कर लेते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स में जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर होते हैं। जुडिशियल मेंबर इंक्लूड्स, जब आप जुडिशियल मेंबर की डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि जो जुडिशियल मेंबर है वो इंक्लूड्स प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिब्यूनल और चेयरपर्सन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो जुडिशियल में ट्रिब्यूनल का केस आता है तो प्रेसिडेंट होते हैं, और अपीलेट ट्रिब्यूनल का केस आता है तो चेयरपर्सन होता है। रही बात आती है जो हमने पढ़ा था 415, तो 415 का सेक्शन ये है कि अभी हमने रिमूवल की बात करी, ठीक है। अब रिमूवल की बात करी, फिर एक हम पढ़ेंगे रेजिग्नेशन। तो रिमूव भी कर सकते हैं या मेंबर रिज़ाइन भी कर सकते हैं, तो दोनों स्टैट्यूटरी राइट है, रिमूव भी कर सकते हैं और रेजिग्नेशन भी कर सकते हैं। अब देखो, अगर ये पढ़ता है कि अगर रेजिग्नेशन दिया, तो जब रेजिग्नेशन दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो रेजिग्नेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है, कोई ट्रिब्यूनल को नहीं दिया जाता है, ना तो अपीलेट ट्रिब्यूनल को दिया जाता है, ना तो चेयरपर्सन को दिया जाता है, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है रेजिग्नेशन, क्योंकि अपॉइंट भी वही कर दिए तो रेजिग्नेशन भी उनको ही जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि रेजिग्नेशन देने के बाद इमीडिएटली रिमूव नहीं होते। रेजिग्नेशन देने के बाद से इफेक्टिव डेट रेजिग्नेशन देने की नहीं होती है। इफेक्टिव डेट रेजिग्नेशन डेट की देने की क्या होती है वो हम इसको पढ़ेंगे। इसमें बोला गया है कि आप रेजिग्नेशन देते हो, ठीक है, आपने रेजिग्नेशन दिया, रेजिग्नेशन देने के 3 महीने के अंदर, मतलब रेजिग्नेशन देने के लिए रेजिग्नेशन देने के बाद 3 महीने के अंदर, 3 महीने के बाद आप जो है 3 महीने के बाद जो है पर्टिकुलर आप रिज़ाइन कर सकते हो। पर जैसे आपने रेजिग्नेशन दिया 1 तारीख को, तो 3 महीने बाद आप रिज़ाइन हो सकते हो। बट अगर आपने उसके पहले अपॉइंटमेंट कर लिया सक्सेसर का, या आपकी टर्म कंप्लीट हो गई, तो आप उसके पहले भी रिज़ाइन कर सकते हो। मीन्स 3 डेट्स हमको निकालनी। पहली डेट ऑफ रेजिग्नेशन, क्योंकि डेट ऑफ रेजिग्नेशन के 3 महीने के बाद, डेट ऑफ रेजिग्नेशन के 3 महीने बाद जो डेट है वो डेट आपकी लास्ट डेट होगी रेजिग्नेशन करने की, ठीक है। बट अगर उसके पहले अगर आपने सक्सेसर अपॉइंट कर लिया है या आपका टर्म ओवर हो गया है, तो उस केस में जो है, उस केस में आप जो है पहले ही रिज़ाइन कर सकते हो। रेजिग्नेशन की इफेक्टिव डेट पहले ही हो सकती है। तो हमने क्या पढ़ा कि भले ही आप रिज़ाइन कर सकते हो पर फिर भी आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब तक कंटिन्यू करना पड़ेगा, 3 महीने तक तो आपको कंटिन्यू करना ही है। बट जब अगर आपने पहले ही सक्सेसर अपॉइंट कर लिया है या पहले ही आपका टर्म ओवर हो गया है, तो तब तक आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो आपको 3 डेट्स निकालनी है, 3 डेट्स के बाद जो भी अर्लीस्ट है तब तक आपको जो है कंटिन्यू करना है। तो भले ही आपने रिज़ाइन करा है, आपको फिर भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने इफेक्टिव डेट को समझा। अब बात आती है प्रेसिडेंट एंड चेयरपर्सन। अब ये जब देखो इनका रिमूवल होता है तो वैकेंसी क्रिएट होती है, तो वैकेंसी तो परमानेंसी हो जाती है कि रिमूवल हो गया, डेथ हो गया, पर कभी कभी ये इल हो जाते हैं तो अनेबल टू फंक्शन होता है। तो जब वैकेंसी हो तो परमानेंसी शो होती है, और जब वो अनेबल टू फंक्शन हो ड्यू टू इलनेस तो एक टेम्प्रेरी वैकेंसी होती है। तो जब बात आती है परमानेंट वैकेंसी की, तो सीनियर मोस्ट मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन जैसे एक्ट करता है, और वो तब तक एक्ट करता है अनटिल न्यू अपॉइंट नहीं हो जाता। फिर जब बात आती है कि जब प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन है वो अनेबल टू फंक्शन है, तो वो टेम्प्रेरी वैकेंसी है। तो टेम्प्रेरी वैकेंसी है तो क्या होगा, सिंस अब टेम्प्रेरी वैकेंसी है तो उस केस में जो है टेम्प्रेरी वैकेंसी है, तो पर्टिकुलर उस केस में हमको ये देखना पड़ेगा कि सीनियर मोस्ट मेंबर तो अपॉइंट होगा, पर वो सीनियर मोस्ट मेंबर तब तक फंक्शन करेगा अनटिल वो रिज्यूम नहीं कर देता वापस, क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए बीमार है, वापस रिज्यूम करेंगे
तब तक सीनियर मोस्ट मेंबर जो है वो हैंडल करेगा वर्क को। अब रिमूवल ऑफ ऑफिस के हमने पढ़े थे केसेस, तो देखा जाए तो रिमूवल ऑफ ऑफिस के हमने पढ़े हैं 5 केस। 5 केस में हमको सब में कंसल्टेशन तो लेना ही पड़ता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। फिर हमने पढ़ा था अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इंसॉल्वेंसी के केस में नहीं होता है पर अदर के केस में होता है। फिर हमने पढ़ा था कि रिमूवल होता है आफ्टर इंक्वायरी। तो रिमूवल आफ्टर इंक्वायरी किन 2 केस में होता है, तो जब फिजिकल एंड मेंटली इनकेपेबल हो या आपने अपनी पोजीशन का एब्यूज़ करा हो विच प्रीजुडिशियली अफेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये दोनों केस में इंक्वायरी होती है, बाकी अदर केसेस में नहीं होती है। तो इस तरीके से रिमूवल ऑफ ऑफिस के हमने चार्ट बनाया था, इस तरीके से हमने रिमूवल ऑफ ऑफिस को समझा था। फिर बात आती है बेंचेस ऑफ ट्रिब्यूनल। अब बेंचेस ऑफ ट्रिब्यूनल देखा जाए तो आई होप सो आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होगी, और ट्राई करना कि एट ए स्ट्रेच आप पूरा वीडियो देखो। हो सकता है कि इस वीडियो में एडिटिंग होती नहीं है तो काइंड ऑफ ये वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, बट अगर हम देखें तो अगर हमको सिस्टमैटिकली सुने या हमको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हुए सुने तो ये वीडियो से मैं एश्योर करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी एंड आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, सो अब सेक्शन 419, ठीक है, तो उठने का नहीं है, पढ़ने का है। अब आती बात सेक्शन 419 की। तो 419 में बात करता है बेंचेस ऑफ ट्रिब्यूनल। तो सीजी में कॉन्स्टिट्यूट सच नंबर ऑफ बेंचेस ऑफ ट्रिब्यूनल एज रिक्वायर्ड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करती है, और जिसके बेंचेस में देखा जाए तो जो प्रिंसिपल बेंच होती है वो प्रिंसिपल बेंच होती है न्यू दिल्ली में। और ट्रिब्यूनल में 2 टाइप के मेंबर होते हैं, जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर। अब इफ मेंबर फील्स दैट एनी केस शैल बी रेफर्ड टू बेंच देन इट शैल बी ट्रांसफर्ड बाय प्रेसिडेंट टू सच बेंच। ट्रांसफ़र कौन करता है, केस को ट्रांसफ़र कौन करता है, केस को ट्रांसफ़र करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल बेंचेस में वर्क करती है, ठीक है, और हर बेंच में जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर होते हैं। जब लगता है कि ये जो केस है वो रेफ़र हो जाना चाहिए दूसरी बेंच को, तो ये केस का जो रेफरल है, ये ट्रांसफ़र है, ये ट्रांसफ़र सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है, ये ट्रिब्यूनल करती है, ये प्रेसिडेंट करता है जो सुपीरियर है। क्योंकि ट्रिब्यूनल है तो प्रेसिडेंट आएगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल होता तो पर्टिकुलर चेयरपर्सन होता। अब प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट बेंच ऑफ 3 और मोर मेंबर। तो देखो सिंगल मेंबर बेंच भी हो सकता है, और प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है बेंच 3 और मोर मेंबर्स की भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। अब प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट बेंच ऑफ 3 और मोर मेंबर विथ मेजॉरिटी ऑफ जुडिशियल मेंबर ऑफ हियरिंग फॉलोइंग केसेस: रिहेबिलिटेशन, रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिवाइविंग ऑफ कंपनीज। ओके, अब जब रिहेबिलिटेशन, रीस्ट्रक्चर हो, और जब रिवाइवल ऑफ फॉलोइंग केसेस हो, रिवाइवल ऑफ कंपनीज हो, तो रिहेबिलिटेशन, रिस्ट्रक्चर और रिवाइवल ऑफ कंपनीज हो, तो उस केस में जो देखा जाए तो वो बेंच में 3 और मोर मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें मेजॉरिटी जो है जुडिशियल मेंबर होते हैं। अब अगर बोला गया है कि इफ़ द मेंबर ऑफ बेंच, क्या बोला गया है कि इफ़ द मेंबर ऑफ बेंच डिफर इन ओपिनियन देन इट शैल बी डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी। तो हो सकता है कि ओपिनियन डिफर होते हो तो उस केस में मेजॉरिटी देखी जाएगी और डिसीजन लिया जाएगा। इक्वली डिवाइडेड है तो पर्टिकुलर मैटर जो है वो प्रेसिडेंट को रेफ़र किया जाएगा, फिर प्रेसिडेंट इसको किसी और मेंबर्स को सुनाएगा, तो फिर मेजॉरिटी डिसाइड होगी बाय द मेंबर हु ऑलरेडी हर्ड और मेंबर हु हैज़ हर्ड। तो जो मेंबर ने सुना है और जो मेंबर ने पहले सुना था, तो सारे पुराने मेंबर्स और नए मेंबर्स को मिलाकर जो है मेजॉरिटी डिसाइड करेंगे। तो ये हमने बेंचेस ऑफ ट्रिब्यूनल की बात करी, बहुत ही नॉर्मल था। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। तो ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल में देखा जाए तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर देता है, पर ऑर्डर देने के पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है। उस ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकते हैं जब ट्रिब्यूनल को लगे कि मैंने जो ऑर्डर दिया है उसमें कोई डिफेक्ट है, या किसी और ने ट्रिब्यूनल को नोटिस कराया कि आपके ऑर्डर में ना कुछ क्लियर कट, अपेरेंट, ग्लेयरिंग, ऊजिंग आउट ऑफ द रिकॉर्ड्स ऐसे अपेरेंटली मिस्टेक दिख रही है, तो आप रेक्टिफाई कर सकते हो 2 साल के अंदर अंदर। और बाकायदा बस इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ट्रिब्यूनल ने अगर अपील कर दी, आपने जब अपील कर दी ना, तो फिर आप अमेंडमेंट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने उस पर अपील कर दी है, और बाकायदा ऑर्डर की कॉपी तो सबको ही जाती है। अब अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल क्या बोल कर रखा है कि फॉर ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल अपील जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल को जाएगी। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर ऑर्डर पास हुआ है विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज़, अगर कंसेंट ऑफ पार्टीज से ऑर्डर पास हुआ है
अगर कंसेंट ऑफ पार्टी से ऑर्डर पास हुआ है तो सब पार्टी की मंजूरी थी, ऑर्डर पास हुआ है, तो इस पर क्या अपील करना। अपील जो है 45 दिन में करनी पड़ती है, और जिसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं 45 दिन तक अगर सफिशिएंट कॉज है तो सफिशिएंट कॉज कैसा हो सकता है, तो उस पर कुछ क्वेश्चन थे। क्वेश्चन ऐसे थे कि जो पर्टिकुलर अपीलेंट है या पार्टी है, वो पार्टी बीमार हो गई है, मेडिकली इल हो गई है, या कंपनी को जो है अपील करनी थी पर कंपनी में स्ट्राइक हो गई है जिससे कंपनी ऑपरेट नहीं कर पा रही है। तो जो सर्कमस्टेंसेस जो बियॉन्ड कंट्रोल है तो एक सफिशिएंट कॉज होता है, और उस केस में जो है फर्दर एक्सटेंशन दे सकते हैं और 45 दिन का। और फिर एपीलेट ट्रिब्यूनल भी अपने हिसाब से ऑर्डर तो देता है, और ऑर्डर देने के लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देगा ही, और बाकायदा उसकी कॉपी जो है वो ट्रिब्यूनल को जाएगी और पार्टीज कंसेंट को जाएगी। जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो कंफर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और सेट असाइड कर सकता है ऑर्डर को, बट वो रेफ़र बैक नहीं कर सकता ऑर्डर को। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि सेट असाइड ही कर सकता है पर रेफ़र बैक नहीं कर सकता है ऑर्डर को। जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उनके पास सिविल कोड के पावर्स रहते हैं, तो वो सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से बाउंड नहीं होते, तो उनके पास अपनी ओन प्रोसीजर होती है। दे कैन रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर, दे आर नॉट बाउंड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, दे रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर। ये तो चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि इनके पास सिविल कोड के पावर्स है बट ये उनकी प्रोसीजर से बाउंड नहीं है। अब एपीलेट ट्रिब्यूनल से अगर आप एग्रीड हो तो 60 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दो ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, और 60 दिन को विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू मोर 60 डेज। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने लायक। बोला ये गया है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है एंटर सर्च एंड सीज नहीं कर सकती। अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है एंटर सर्च एंड सीज नहीं कर सकती क्योंकि सिविल कोड के पावर्स नहीं हैं ये। उसके लिए आपको स्पेसिफिकली कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो रिक्विजिट कर सकती है पब्लिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम ऑफिस, वो किसी के रिप्रेजेंटेशन को डिसमिस कर सकती है और एक्स पार्टी ऑर्डर दे सकती है। और अब अगर केस अपीलेट ट्रिब्यूनल में चले जाता है तो कोई जो है वो जो पर्टिकुलर केस वो पर्टिकुलर मैटर अगर ट्रिब्यूनल में चले जाता है तो उस केस में फिर कोई इंजंक्शन नहीं होता है, और कोई सी सूट वो प्रोसीडिंग वो उस पर्टिकुलर मैटर पे किसी कोर्ट पे पेंडिंग नहीं होती है, और कोई दूसरा कोर्ट इसको इंटरटेन नहीं करेगा जब वो पर्टिकुलर सूट और मैटर ट्रिब्यूनल में चले गया है तो। और ये जो है हमने पढ़ा है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल पे भी लिमिटेशन एक्ट लगता है, मीन्स उनको भी जो ऑर्डर है वो टाइम लिमिट में देना पड़ता है। वाइंडिंग अप का केस होता है, जब वाइंडिंग अप का केस होता है तो उसमें ट्रिब्यूनल को केस जाता है, हाई कोर्ट को जो है पर्टिकुलर वो केस नहीं जाते हुए सबसे पहले ट्रिब्यूनल को जाता है। तो इस तरीके से हमने पर्टिकुलर ये चीज़ें पढ़ी थी। ये चीज़ों को एक बार दिमाग में ध्यान रखना, इसके रिस्पेक्ट में हम जो है आगे सेक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमने 421 पढ़ा, अपील फ्रॉम द ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। अब एक्सपीडिशियसली डिस्पोजल तो बोल के रखा है ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल को कि एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल जो आप है ना आप डिस्पोज करो, और एज एक्सपीडिशियसली मतलब कि एक रिकमेंडेड टाइम लिमिट दी है कि आप 3 महीने में जो है ये केस को ख़त्म करो। ठीक है। और कभी केस नहीं ख़त्म कर पा रहे हो, कभी आप डिस्पोज नहीं कर पा रहे हो, तो आप रिकॉर्ड करो रीज़न को कि मैं क्यों नहीं डिस्पोज कर पाया। ठीक है। और फिर क्या बोला गया है, देन रिकॉर्ड द रीजन फॉर नॉट डिस्पोजिंग ऑफ द एप्लीकेशन, पिटिशन या अपील एज द केस में बी विद इन द पीरियड, और एंड द प्रेसिडेंट एंड चेयरपर्सन एज द केस में बी आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रीजन फॉर रिकॉर्डेड एक्सटेंड द पीरियड। और फिर जो प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन है वो क्या करेंगे, टेक इनटू अकाउंट करेंगे पर्टिकुलर रीजंस को, क्योंकि ऑर्डर तो जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर ही देंगे। जब उनको लग रहा है कि 3 महीने में जो है पर्टिकुलर ये ऑर्डर पास नहीं हो सकता, ये ऑर्डर मैं नहीं पास करवा सकता, तो उस केस में जो है वो रिकॉर्ड करेंगे रीजंस और ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट को और अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन को बताएंगे। तो उनके जो प्रेसिडेंट है चेयरपर्सन है उसको टेक इनटू अकाउंट करेंगे और एक्सटेंड करेंगे फर्दर पीरियड। तो एक्सटेंड करेंगे द पीरियड रेफर टू इन सबसेक्शन 1 बाय सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। तो एक्सटेंड करेंगे, पर जो एक्सटेंड करेंगे वो 90 डेज से ज़्यादा नहीं करेंगे, तो एक्सटेंड करेंगे वो अप टू 90 डेज तक करेंगे। तो इस केस से जो है हमने समझा है कि एक्सपीडिशियसली डिस्पोज तो करना है।
फिर बात आती है प्रोसीजर बिफोर ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो हमने क्या पढ़ा था कि इनके पास सिविल कोर्ट के पावर है, ठीक है, कोई से अपील को डिस्पोज करने के लिए सिविल कोर्ट के पावर है, पर वो सिविल कोर्ट की प्रोसीजर से बाउंड नहीं होते हैं, उनके ओन प्रोसीजर होते हैं, तो दे कैन रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर। ये एक्स पार्टी ऑर्डर दे सकते हैं पर ये रेफर बैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और कन्फर्म, मॉडिफाइड और सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो जब आता थी सिविल कोर्ट के पावर्स, तो सिविल कोर्ट के पावर्स में हमने क्या पढ़ा, समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। तो हम क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं, पर्सन को बुला सकते हैं अटेंडेंस के लिए। तो समनिंग या इन्फोर्सिंग यानी अटेंडेंस, तो समन बुलाया एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस, तो हमने बुलाया और इन्फोर्स करा, ठीक है, और समनिंग और इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस एंड एग्जामिनिंग ऑन ओथ, तो हमने उसको बुलाया और उसको ओथ पे एग्जामिन करा। और फिर ये तो पर्सन की बात हो गई, ये तो पर्सन की बात हो गई, ठीक है। तो अगर हमको बुलाना है डॉक्यूमेंट्स को, तो हम डॉक्यूमेंट्स को भी बुला सकते हैं। तो रिक्वायरिंग फॉर डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, रिसीव एविडेंस ऑन एफिडेविट, तो हमने पढ़ा समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिसीविंग एविडेंसेस ऑन एफिडेविट, मतलब एफिडेविट के रूप में वो एविडेंसेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट और कॉपी ऑफ सच रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनी ऑफिस। तो अभी हमने पढ़ा था कि ये जो है डॉक्यूमेंट्स को रिक्विजिशन कर सकते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड्स को, डॉक्यूमेंट्स को जो है एनी ऑफिस से। इशूइंग कमीशन कर सकते हैं, इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट, तो इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट, तो इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट। डिसमिस कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन और एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकते हैं। देन सेटिंग असाइड कर सकते हैं एनी ऑर्डर, क्या बोल के रखा है, सेट असाइड, क्या बोल के रखा है, सेट असाइड कर सकते हैं ऑर्डर को, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ एनी रिप्रेजेंटेशन। तो सेट असाइड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ एनी रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट और एनी ऑर्डर पास्ड बाय इट एक्स पार्टी। तो सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ एनी रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन को डिसमिस कर दिया, तो सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट और एनी ऑर्डर पास्ड इट बाय एक्स पार्टी एंड एनी अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो हमने जो है पर्टिकुलर 6 चीज़ें पढ़ी हैं जो ट्रिब्यूनल के सिविल कोर्ट से पावर्स है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है इशूइंग कमीशन, इसको ऐसे याद करा गया है कि इशूइंग कमीशन, फिर डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। तो हमको उसको बुलाना, समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस एंड फिर उसको एग्जामिन करना ओथ पे। फिर एफिडेविट पे जो है हम एविडेंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो 2 चीज़ें वो नहीं थी कि एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन, सेट असाइड कर सकते हैं ऑर्डर को, रिक्विजिशन कर सकते हैं पब्लिक रिकॉर्ड को, ये पर्टिकुलर कुछ चीज़ें थी। अब क्या बोल के रखा है, एक्ट है, तो कोर्ट की अवमानना बोलाया गया है कि कोर्ट की अवमानना मतलब कोर्ट का आप पालन नहीं कर रहे हो तो आपको जुर्माना लग जाता है, आप पे पेनल्टी लग जाती है। तो वो जो कंटेंट ऑफ कोर्ट एक्ट है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल जो है दोनों पे लगता है। फिर बात आती है डेलीगेशन ऑफ पावर्स की। तो डेलीगेशन ऑफ पावर्स में ये बोला गया है कि जो ट्रिब्यूनल है और जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो ऑफिसर्स और एम्प्लॉय को जो है डेलीगेट कर सकते हैं। तो ऑफिसर्स या एम्प्लॉय को या किसी अदर पर्सन को जो है वो डेलीगेट कर सकते हैं। क्या डेलीगेट कर सकते हैं, पावर्स को। तो ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है ऑर्डर के थ्रू, जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशन, क्योंकि पावर इज सब्जेक्ट टू कंडीशन, और वो डेलीगेट कर सकते हैं टू ऑफिसर्स और एम्प्लॉय या अदर पर्सन ऑथराइज बाय कि टू इंक्वायर इनटू मैटर्स, कि टू इंक्वायर इनटू मैटर्स, कि वो मैटर पे पर्टिकुलर इंक्वायरी करें। तो क्या बोल के रखा है कि ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है ऑर्डर के थ्रू डायरेक्ट करेंगे ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ को या अदर पर्सन को। इंपॉर्टेंट यह है कि दूसरे को भी कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं पावर, और बोल सकते हैं कि तुम इंक्वायरी करो और मुझे रिपोर्ट करो, ठीक है। फिर प्रोटेक्शन टू ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, तो बोल के रखा है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, बोल के ये रखा है कि नो सूट प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द ट्रिब्यूनल
तो ट्रिब्यूनल प्रेसिडेंट, मेंबर, ऑफिसर और एम्प्लॉय, या तो अपीलेट ट्रिब्यूनल हो तो चेयरपर्सन, मेंबर, ऑफिसर और एम्प्लॉय, ठीक है, और लिक्विडेटर, इंपॉर्टेंट ये है, और लिक्विडेटर और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज बाय ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर डिस्चार्जिंग एनी फंक्शन। तो बोल के रखा है कि जो ट्रिब्यूनल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और दो लोग हैं, एक तो लिक्विडेटर है या एनी पर्सन जो ऑथराइज बाय द ट्रिब्यूनल है। तो उस केस में हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो अपने डिस्चार्ज करते हैं फंक्शंस को, तो जब ये डिस्चार्ज करते हैं फंक्शंस को, तब जब ये फंक्शन को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो कोई से सूट और प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं होगी। तो क्या बोल के रखा है कि कोई से सूट, प्रोसिक्यूशन या लीगल जो है प्रोसीडिंग, तो सूट, प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग्स जो है पेंडिंग नहीं होगी उसके ऊपर। तो उनके ऊपर कोई सा केस मत कर देना, ठीक है। अगर वो जब डिस्चार्ज कर रहे हैं फंक्शन अंडर दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लॉस और डैमेज कॉज और लाइकली टू कॉज बाय एनी एक्ट, तो उन्होंने कोई सा एक्ट करा और इससे लॉस या डैमेज हुआ, बट वो जो एक्ट है वो गुड फेथ में है, तो हमको लॉस नहीं देखते हुए हमको सब्सटेंस देखना चाहिए कि ये तो गुड फेथ में करा है। अब सेंस ये गुड फेथ में करा है तो हमको समझना पड़ेगा कि ये गुड फेथ में करा है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये लॉस हुआ है तो हमको उस पर ध्यान नहीं देना है। सिंस गुड फेथ में है तो हमको सब्सटेंस ओवर फॉर्म में ध्यान जाना है, और उनके जो एक्ट है उनके एक्ट पे अपील और सूट और प्रोसिक्यूशंस नहीं कर सकते। अब इम्पॉर्टेंट यह है कि पावर टू सीक असिस्टेंस, हम असिस्टेंस ले सकते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का। ये बोला गया है कि अभी तो हमने पढ़ा था कि ट्रिब्यूनल जो है सर्जन सीजन नहीं कर सकता, पर अगर उनको किसी पर्टिकुलर क्लाइंट की बुक्स चाहिए तो उस केस में क्या करना पड़ता है, तो इनको एप्लीकेशन करनी पड़ती है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये तीन लोग हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये तीन लोग हैं। तीन लोगों से किसी से भी रिक्वेस्ट कर लो, और अब वो करेंगे कस्टडी ऑफ द बुक्स, तो वो लेंगे कस्टडी, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि इनको रिक्वेस्ट करो, किनको रिक्वेस्ट करना है, किनको रिक्वेस्ट करना है हमको, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, जिसके जुरिस्डिक्शन में हो, जिसके जुरिस्डिक्शन में हो ये बुक्स, ठीक है। तो वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो कस्टडी लेंगे और कस्टडी लेके हैंड ओवर कर देंगे सेम टू अदर पर्सन ऑथराइज फॉर द सेम बाय द ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि द अबव मेंशन पर्सन कैन टेक सच एक्शन और स्टेप टू कलेक्ट ऑल सच डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड एज द रिक्वायर्ड। तो अबव मेंशन जो पर्सन है वो एक्शन ले सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं सच डॉक्यूमेंट एज द रिक्वायर्ड, और उनके एक्शन को क्वेश्चन नहीं करा जाएगा। तो बोला ये गया है कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विद इन हुज जुरिस्डिक्शन, इंपॉर्टेंट क्या है कि विद इन हुज जुरिस्डिक्शन, विद इन हुज jurisdiction such books, accounts, property is situated, ठीक है। तो जिनके jurisdiction में ये बुक्स, अकाउंट या प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, उनसे रिक्वेस्ट करो, वो कस्टडी में लेंगे और हैंड ओवर करेंगे सेम उनको या पर्टिकुलर ऑथराइज पर्सन को, और उनके एक्शन को क्वेश्चन नहीं करा जाएगा। और सिविल कोड को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं रहेगा, तो नो सिविल कोड शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू इंटरटेन एनी सूट। तो जो हमने पहले पढ़ा था कि सिविल कोड अब उस पर्टिकुलर सूट को एंटरटेन नहीं करेगा उस पर्टिकुलर मैटर के रिस्पेक्ट में, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर, पर्टिकुलर मैटर के रिस्पेक्ट में जो भी सूट है उसको एंटरटेन नहीं करेगा अगर ये जो है ट्रांसफ़र हो चुका है ट्रिब्यूनल को। तो नो सिविल कोड शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन सूट और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर फॉर विच द ट्रिब्यूनल इज इम्पावर्ड। तो अगर ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल इम्पावर्ड हो चुका है तो सिविल कोड जो है उसको एंटरटेन नहीं करेगा, ठीक है। और एंड नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय कोर्ट, ना तो कोई कोर्ट सूट करेगा, ना कोई कोर्ट जो है इंटरटेन करेगा सूट को, और ना तो कोई इंजंक्शन ग्रांट करेगा बाय एनी कोर्ट या अदर अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन or to be taken in pursuance of any powers conferred by this or under this act or under in law for time being in force by tribunal or appellate tribunal। तो बोल के रखा है कि ना तो सूट करना, ना तो एंटरटेन करना सूट को इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर जो उसको ट्रांसफर हो चुका है अपीलेट ट्रिब्यूनल को, और
कभी ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कोई सा एक्शन लिया, पावर्स को यूज़ करते हुए कोई सा एक्शन लिया, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन आप इंजंक्शन मत ऑर्डर पास कर देना, तो उनके एक्शन पे आप क्वेश्चन मत कर देना। तो ना तो वो कोई इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है, तो नाइदर द कोर्ट और अदर अथॉरिटी कैन ग्रांट इंजंक्शन, और neither the court or other authority can entertain any suit in respect of any subject matter which has been transferred to tribunal or appellate tribunal। अब वैकेंसी है, अगर वैकेंसी होती है तो जो है कोई सा भी एक्ट ऑफ प्रोसीडिंग है वो इनवैलिड नहीं होती है। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो बोल के रखा है कि पार्टी टू एनी प्रोसीडिंग और अपील, अब पार्टी टू एनी प्रोसीडिंग और अपील जो है बिफोर द ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो ट्रिब्यूनल के सामने जो अपीयर हो रही है पार्टी, ठीक है, वो या तो अपीयर हो सकती है इन पर्सन या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कंपनी सेक्रेटरी को, कॉस्ट अकाउंटेंट को, लीगल प्रैक्टिशनर को या अदर पर्सन को बोल सकती है कि तुम मेरा केस को रिप्रेजेंट कर लो। लिमिटेशन एक्ट, तो लिमिटेशन एक्ट जो है पर्टिकुलर इस पे लगता है, ठीक है ना, तो अप्लाई टू द प्रोसीडिंग्स और अपील बिफोर द ट्रिब्यूनल जो है लिमिटेशन एक्ट लगता है। तो इस तरीके से जो है हमने एनसीएलटी के प्रोविजंस पढ़े हैं। और लास्ट प्रोविजन ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, तो कुछ पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है वो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑर्डर के थ्रू पेंडिंग प्रोसीडिंग्स को ट्रांसफ़र कर सकती है। तो जो केस है कंपनी लॉ बोर्ड में पेंडिंग है उसको ट्रिब्यूनल में ट्रांसफ़र कर सकती है, क्योंकि पहले कंपनी लॉ बोर्ड था। फिर जो पर्सन है एग्रीव्ड है कंपनी लॉ बोर्ड के ऑर्डर से, तो उस केस में तो अपीलेट ट्रिब्यूनल को चले जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट में चले जाएगा, कैन फाइल एन अपील टू हाई कोर्ट विद इन 60 डेज। फिर बोल के रखा है कि ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एमलगमेशन, सॉरी बोल के रखा है कि जो प्रोसीडिंग्स है ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट या एमलगमेशन वाइंडिंग अप इन फ्रंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट शैल बी ट्रांसफर टू ट्रिब्यूनल। तो बोल के रखा है कि जो कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट एमलगमेशन है या बाइंडिंग अप है, ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट एमलगमेशन और बाइंडिंग अप जो है जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है वो पर्टिकुलर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है वो पर्टिकुलर जो है वो ट्रिब्यूनल को चले जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो प्रोसीडिंग्स है जो कंपनी लॉ बोर्ड की है वो तो चले जाएगी एनसीएलटी को, ट्रिब्यूनल को। जो प्रोसीडिंग है रिलेटिंग टू वाइंडिंग अप, जो प्रोसीडिंग है रिलेटिंग टू वाइंडिंग अप वो ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर जो अदर देन वाइंडिंग अप है, तो वाइंडिंग अप इंपॉर्टेंट ये है कि वाइंडिंग अप का केस ट्रांसफ़र हो जाएगा, पर अगर वाइंडिंग अप के केस के अलावा है, ठीक है, केस अदर देन वाइंडिंग अप, तो उस केस में जो है हमको ये देखना पड़ेगा कि हाई कोर्ट के द्वारा रिजर्व है कि नहीं है। वो केस हाई कोर्ट द्वारा रिजर्व है, अगर हाई कोर्ट द्वारा रिजर्व है तो ठीक है हाई कोर्ट दिखेगा, पर हाई कोर्ट द्वारा रिजर्व नहीं है तो फिर तो ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो वाइंडिंग अप के केस में कुछ ऐसा है, ठीक है। फिर ये बोल के रखा है कि इन एन अपील टू अपीलेट अथॉरिटी फॉर BIFR और एनी अदर रेफरेंस मेड और इंक्वायरी पेंडिंग टू और बिफोर BIFR शैल स्टैंड टू ट्रिब्यूनल। तो जो अपील है टू अपीलेट अथॉरिटी फॉर BIFR, तो क्या बोल के रखा है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि प्रोसीडिंग रिलेटेड केसेस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, तो वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। और BIFR का जो केस है एन अपील टू अपीलेट अथॉरिटी फॉर BIFR, तो अपील टू अपीलेट अथॉरिटी फॉर BIFR और एनी रेफरेंस मेड और इंक्वायरी पेंडिंग टू और बिफोर BIFR, वो सारे केस जो है BIFR के जो केसेस है वो BIFR के केसेस जो है और अपील जो है वो पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने समझा कि केस है जो है जो प्रोसीडिंग्स है वो प्रोसीडिंग सारी ट्रांसफ़र हो जाएगी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और इस तरीके जो है हमने एनसीएलटी के प्रोविजन पढ़े हैं। अब आगे बात कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों की, जैसे कि हमने पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है ऑफिसर और एम्प्लॉय जो डिस्चार्ज करते हैं अपने फंक्शंस को, पर वो डिस्चार्ज फंक्शंस करते हैं इन अकॉर्डिंग टू दी ट्रिब्यूनल, इन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल और चेयरपर्सन। मतलब अपॉइंट करेंगे ऑफिसर एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट, पर वो जब फंक्शन डिस्चार्ज करेंगे वर्क करेंगे इन अकॉर्डिंग विद द प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन।
ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो इंक्वायर कर सकता है इनटू द अफेयर्स और डेलीगेट कर सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं किसी को कि तुम इंक्वायर करो अफेयर्स को, तो ऑफिसर एम्प्लॉय को भी कर सकते हैं, अदर देन ऑफिसर एम्प्लॉय को भी कर सकते हैं। और यूँ तो ट्रिब्यूनल जो है इंटर सर्च एंड सीजन नहीं कर सकता है, पर फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग इनटू कस्टडी कंट्रोल, तो फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग इनटू कस्टडी कंट्रोल वो क्या करते हैं कि अगर उनको फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग इनटू कस्टडी कंट्रोल बुक्स, प्रॉपर्टी, अदर डॉक्यूमेंट अगर उनको करना है कस्टडी में, तो ट्रिब्यूनल रिक्वेस्ट करेगा चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, और चीफ मेट्रोपॉलिटन जुडिशियल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिनके अंडर में इन हुज जुरिसडिक्शन जो है बुक्स साइट या प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, तो उनको रिक्वेस्ट करेगा और फिर वो जो है कस्टडी में लेंगे और उनको प्रोवाइड कर देंगे और उनके एक्शन को क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। अब इस तरीके से अब हमने ये सारे प्रोविजंस पढ़ लिए हैं, अब क्यों ना MCQs किया जाए। MCQs कितने हैं? MCQs है 31। फटाफट इन सारे MCQs को देख लेते हैं, ठीक है। 1 चेयरपर्सन मीन्स चेयरपर्सन ऑफ ट्रिब्यूनल एंड प्रेसिडेंट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये गलत है क्योंकि सिंस हमने पढ़ा है कि जो चेयरपर्सन होता है वो चेयरपर्सन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है और प्रेसिडेंट मीन्स होता है प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिब्यूनल। तो इस तरीके से ये बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखते हैं सी पॉइंट फर्स्ट का, सी ए के आंसर, और फर्स्ट का आंसर है ओके एक मिनट, फर्स्ट का डी कैसे हुआ ये? बोथ द स्टेटमेंट आर सॉरी, सो बोथ नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो अब ये पॉइंट है, ये जो अभी ये जो दिक्कत कर दी कि इसको पूरी तरीके से पढ़ना था और मैंने तरीके से पढ़ते हुए मैंने फिर सी कर दिया, हमको डी लगाना है, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट, क्या बोला है? द ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड, अब क्या बोल के रखा है कि ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड सच नंबर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डीम फिट। ओके, तो ट्रिब्यूनल की बात करिए, ट्रिब्यूनल में 11 का तो है ही नहीं कामकाज, तो 2 का आना चाहिए ए, 2 का आना चाहिए ए कि सच नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर एज मे डीम फिट। तो सेकंड का ए है क्या? तो सेकंड का आता है हमारा आंसर ए, ठीक। फिर थर्ड की, ओके, द प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी अ पर्सन। तो प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं है, 25 साल की तो बात ही नहीं आएगी। देखते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ एनी ट्रिब्यूनल ऑफ ट्रिब्यूनल शैल बी अ पर्सन, तो प्रेसिडेंट की बात करें, सॉरी टेक्निकल मेंबर की बात नहीं कर रहे, प्रेसिडेंट की बात करें, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज तो होने से रहा, ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट है, वो हाई कोर्ट का जज होगा फॉर 5 ईयर्स, और बस सिर्फ एक ही चीज़ है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं इसमें, ऑप्शंस तो है ही नहीं, वो तो जुडिशियल मेंबर के पास ऑप्शन है, तो 3 का बी होना चाहिए, ठीक है। देखें 3 का बी। अ पर्सन हु इज और हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर एटलीस्ट 15 ईयर इज क्वालिफाइड टू बिकम टेक्निकल मेंबर, तो वो टेक्निकल मेंबर बन सकता है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, पढ़ के रखा था। फिर पर्सन हु इज प्रूवन इंटीग्रिटी एबिलिटी और स्टैंडिंग, ये अभी हमने पढ़ा था, हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 25 ईयर्स इन इंडस्ट्रियल फाइनेंस, तो वो टेक्निकल मेंबर बन सकता है। एनी ऑफ दिस नहीं टेक्निकल मेंबर है। देखते 5 का क्या सी आंसर है, तो हाँ 5 का सी आंसर है। फिर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ सिलेक्शन कमिटी। कौन से लोग जो सिलेक्शन कमिटी के मेंबर नहीं हो सकते? तो सबसे पहले हम बात करें कि हमने 3 सेक्रेटरी पढ़े थे, सेक्रेटरी ऑफ MCA, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और एक पढ़ा था डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, ऐसा पढ़ा था हमने, ठीक है। तो और इसमें एक मेंबर होता है, एक मेंबर होते हैं वो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि कौन से जो है शैल नॉट बी अ मेंबर। तो सीनियर जज तो होगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो अभी हमने पढ़ा था वो नहीं होगा, कॉर्पोरेट अफेयर्स भी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी होगा, तो जो है ये नहीं होगा, ठीक है। अब प्रेसिडेंट है ट्रिब्यूनल का, प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट है ट्रिब्यूनल का तो 67 ईयर्स और 5 साल, ठीक है। तो 67 ईयर्स है, ठीक है, 67 ईयर्स, एज 67 ईयर्स, और अदर मेंबर है वो 65 ईयर्स, तो 67 और 65 ईयर्स, ठीक है। अब अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 50 शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो 50 साल है जो हमको पता है। अब सैलरी एंड अलाउंसेस एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर,
तो मेंबर की सैलरीज, अलाउंसेस, टर्म्स एंड कंडीशन ये जो भी है ये वेरिड नहीं होगी टू देयर एडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। तो क्या बोल के रखा है कि ये वेरिड नहीं होगी, क्या बोल के रखा है कि ये वेरिड नहीं होगी टू देयर एडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट के बाद शेल नॉट बी वेरिड टू नहीं सॉरी शेल नॉट बी वेरिड टू देयर डिसएडवांटेज, तो उसको वेरी नहीं करेंगे टू देयर डिसएडवांटेज, ठीक है, आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। फिर 10 की बात आती है कि इन द इवेंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी, कि इन द इवेंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी, की वैकेंसी ऑकर हो गई, परमानेंसी हो गई। अब परमानेंसी हो गई, वैकेंसी परमानेंसी है, क्योंकि इलनेस नहीं बोला है, वैकेंसी बोली है, वैकेंसी मतलब परमानेंसी। उसमें से सीनियर मोस्ट मेंबर अपॉइंट होगा, और सीनियर मोस्ट मेंबर अपॉइंट होगा, सीनियर मोस्ट मेंबर कब तक अपॉइंट होगा, टिल द न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल एज द केस में भी, हाँ तो सीनियर मोस्ट मेंबर है, कोई पर्सन नॉमिनेट थोड़ी ना होता है, कोई किसी को नॉमिनेट नहीं करते, सीनियर मोस्ट मेंबर डीम्ड है कि वो फंक्शन कर लेगा। तो अपन देखते हैं 10 का सी है क्या आंसर, वो देखा जाए तो 10 का आंसर आता है सी। ओके, क्या बोल के रखा है कि एनी मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल में रिज़ाइन फ्रॉम हिज ऑफिस, तो रिज़ाइन कर सकता है। रिज़ाइन हमने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट को देने का है, सिंपल है। मेंबर हु हैज़ रिज़ाइन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो मेंबर है जो पर्टिकुलर अपने ऑफिस से रिज़ाइन कर चुका है, तो जो मेंबर है जो रिज़ाइन कर चुका है ऑफिस से, शेल कंटिन्यू, उसको कंटिन्यू तो करना पड़ेगा। तो मिनिमम क्या है 3 मंथ, पर 3 महीने के पहले पहले अगर उसने सक्सेसर अपॉइंट कर लिया है या उसका टर्म ओवर हो गया है तो 3 डेट्स निकालो, और 3 डेट में जो अर्लीस्ट है वो अर्लीस्ट देखो, तो ये डी वाला पॉइंट है अर्लीस्ट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आफ्टर कंसल्टेशन लिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड विदाउट गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, रिमूव कर सकते हैं, एक पर्सन को रिमूव कर सकते हैं, एक पर्सन को रिमूव कर सकते हैं विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जब वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो। तो ये बी वाला है, हैज़ बीन एडजज एज इंसॉल्वेंट, ये तब रिमूव कर सकते हैं। 14 क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट में रिमूव एनी पर्सन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल, रिमूवल की बात आ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकता है एनी मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल ओनली आफ्टर इंक्वायरी, 2 केस में इंक्वायरी होती है, या तो फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल हो या तो एब्यूज़ करा उसने पोजीशन को, तो कोई सा एक पॉइंट इधर अवेलेबल होना चाहिए। तो लिखा हुआ है फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल हो तब रिमूव कर सकते हैं, और इंक्वायरी करनी पड़ेगी ओनली आफ्टर एन इंक्वायरी, तो इंक्वायरी करना जरूरी है, ठीक है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल के रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है मैं इसको ऐसे समझता हूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपॉइंट करती है ऑफिसर और एम्प्लॉय, चलो ठीक है ये इससे बेटर है कि यही कर लो, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है शैल अपॉइंट ऑफिसर एंड एम्प्लॉय for the purpose of exercising powers and discharging his functions of the tribunal and appellate tribunal। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ को, और डिस्चार्ज करेंगे वो फंक्शंस, ठीक है, ऑफ ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। बिफोर मेकिंग सच अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कंसल्ट। अब सिंपल सी बात है, हर चीज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंसल्ट करता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, पर ये जो ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ है ये तो ट्रिब्यूनल के लिए ही अपॉइंट कर रहे हैं ताकि ट्रिब्यूनल के फंक्शन स्मूथ हो जाए। तो उस केस में जो है ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल के साथ कंसल्ट करेंगे, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल के पास, ट्रिब्यूनल को लग रहा है, ट्रिब्यूनल इज ऑफ ओपिनियन कि जो उसने ऑर्डर पास किया है उसमें मिस्टेक है, तो सिंपल सी बात है 2 साल तक उसको ठीक कर सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। अब ट्रिब्यूनल इज ऑफ ओपिनियन दैट द ऑर्डर पास बाय इट कंटेन अ मिस्टेक, तो क्या बोला है, या तो किसी और ने उसको नज़र दिलवाई हो या तो उसको खुद को ही समझ में आ गया हो कि ऑर्डर जो पास करा है वो मिस्टेक में है। तो आइदर सुओ मोटो या वेदर सच मिस्टेक इज ब्रॉट टू नोटिस, तो वेदर सच मिस्टेक इज ब्रॉट टू नोटिस बाय द ट्रिब्यूनल और ब्रॉट टू नोटिस ऑफ द ट्रिब्यूनल बाय अदर पार्टीज, या किसी दूसरे ने इसको नोटिस में करवाया हो तो आइदर ए और बी, तो बाय एनी ऑफ द पार्टीज लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल कर रखा है 18 में बोल कर रखा है कि एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर, जो पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर है, तो क्या बोल के रखा है कि एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर, तो एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल वो अपील कर सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल में 45 दिन प्लस 45 दिन है, सिंपल सी बात है, यही आंसर है। और ऑन द रिसिप्ट ऑफ अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल शेल नॉट पास, क्या बोल के रखा है कि ऑन द रिसिप्ट ऑफ अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल
को वो मॉडिफाई नहीं कर सकता है ना। अपीलेट ट्रिब्यूनल यूँ तो मॉडिफाई कर सकता है, फिर ऑन द रिसिप्ट ऑफ एन अपील, सॉरी ऑन द रिसिप्ट ऑफ अपील, उसको अपील मिली है, मतलब ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से एग्रीड उसको अपील मिली है, तो कन्फर्म तो कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, सेट असाइड भी कर सकता है, पर रेफर बैक नहीं कर सकता। तो रिमांड द मैटर बैक, ये जो है रिमांड रेफर नहीं कर सकता, रेफर बैक पर्टिकुलर मैटर को। फिर हमने पढ़ा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है शैल बी इंडिएवर टू डिस्पोज अपील, वही 3 महीने और 90 दिन, जिसको फर्दर 90 दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर पर्सन एग्री बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, तो वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में 60+60, इधर हाई कोर्ट की तो बात ही नहीं करी है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। अब स्टेटमेंट 1, वाइल डिस्पोजिंग एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ अपील, तो क्या बोल के रखा है कि वाइल डिस्पोजिंग ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स और अपील बिफोर इट द ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल शेल बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन इन सिविल कोर्ट। तो क्या बोल के रखा है कि जब डिस्पोज कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स को या अपील को, तो बाउंड है क्या सिविल कोर्ट के प्रोसीजर से, तो नहीं। स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है। वाइल डिस्पोजिंग एनी प्रोसीडिंग और अपील ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल शेल हैव द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, तो हाँ स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो 22 का हम देख लेते हैं कि बी है क्या, तो 22 का बी आंसर है। फिर आ जाता है 23वां, बोल के रखा है कि ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल शेल नॉट हैव पावर टू, रिक्विजिशन कर सकता है, सिविल कोर्ट का पावर है, डिसमिस कर सकता है रिप्रेजेंटेशन को, सेट असाइड कर सकता है ऑर्डर को, पर एंटर सर्च नहीं कर सकता एनी प्लेस को, ठीक है। तो अगर उसको कस्टडी में लेना है तो उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, पर वो एंटर और सर्च नहीं कर सकता किसी प्लेस को जहाँ पे बुक्स एंड पेपर आर केप्ट, तो एंटर सर्च करके उसने सीज करा, वो सब नहीं कर सकता। अब इन केस ऑफ कंटेम्प्ट, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट तो लग जाएगा, ठीक है। तो कंटेम्प्ट ऑफ ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल एज द केस में भी शेल हैव पावर टू पनिश फॉर सच कंटेम्प्ट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस। उनका कंटेम्प्ट करा है तो वो जुर्माना दे सकते हैं, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या बोल के रखा है कि ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है में ऑथोराइज, तो ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है में ऑथोराइज ऑफिसर और एम्प्लॉयज़ या अदर देन ऑफिसर और एम्प्लॉयज़, किसको ऑथराइज कर सकते हैं, ऑफिसर और एम्प्लॉयज़ या अदर देन ऑफिसर और एम्प्लॉय, टू इंक्वायर इनटू एनी मैटर, कि इंक्वायर करो एनी मैटर पे जो कनेक्टेड विद द प्रोसीडिंग्स है, ठीक है, और एज द केस में भी कनेक्टेड विद द अपील से, तो उस पर इंक्वायरी करो और हमको रिपोर्ट करो, तो दोनों को कर सकता है। फिर आती बात 26 की, फिर फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग इनटू कस्टडी ऑफ कंट्रोल, तो क्या बोल के रखा है कि कस्टडी में लेना या कंट्रोल में लेना है तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, किसी को भी जिसके जुरिसडिक्शन में ये है प्रॉपर्टी बुक सिचुएटेड, किसी को भी आप रिक्वेस्ट करो। अब नो कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट शैल हैव अ जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट, तो अभी अपन ने पढ़ा था कि उसमें तो लिखा था नो सिविल कोर्ट, उसमें कुछ एक्सेप्शंस तो थे नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कर सकता है एंटरटेन जुरिसडिक्शन या कोई भी इंजंक्शन पास कर सकता है, ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं था। अपन ने तो ये पढ़ा है कि कोई भी नहीं कर सकता, तो क्या लिखा हुआ है कि नो कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू एंटर एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर जो ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग है। तो ये तो गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई एक्सेप्शन तो आया नहीं था। फिर आती बात नो कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ग्रांट एनी इंजंक्शन, तो हाई कोर्ट भी एक्सेप्शन में नहीं था, मतलब कोई भी सिविल कोर्ट ना तो एंटरटेन कर सकता है एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर जो ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है, और जो मैटर है जिसके रिस्पेक्ट में ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल इम्पावर्ड है टू डिटरमाइन, तो उस पर्टिकुलर मैटर पे आप सूट नहीं एंटरटेन कर सकते। और जो है आप कोई सा ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक्शन टेकन करे हैं उस पर्टिकुलर मैटर पे, तो उस पर जो है इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकते। तो बोथ द स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 27 का डी होना चाहिए। हाँ, रही बात 28, स्टेटमेंट 1, नो एक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी क्वेश्चन और शैल बी इनवैलिड मियर बाय रीजन ऑफ वैकेंसी। सही बोला है कि कोई से भी एक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स जो है वो क्वेश्चन नहीं होंगे मियर बाय द रीजन ऑफ वैकेंसी। फिर ये बोला है कि डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल रेंडर इनवैलिड द ऑर्डर, तो ये गलत है
कि डिफेक्ट जो है, डिफेक्ट इनवैलिड नहीं करता ऑर्डर को, तो जो है स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है। तो 28 का ए होगा आंसर, 28 का बी। ओके, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, वो स्टेटमेंट, एक मिनट, नो एक्ट ऑफ प्रोसीडिंग शैल बी क्वेश्चन और शैल बी इनवैलिड मेयर बाय रीज़न ऑफ एनी वैकेंसी। तो क्या बोला है कि मेयर बाय रीज़न ऑफ वैकेंसी इन द ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल। एक मिनट, लेट मी सी। इसके आंसर में फ्लॉ है, इसके आंसर में पर्टिकुलर फ्लॉ है। बोल के रखा है कि इम्पॉर्टेंट है समझना कि कोई सा एक्ट और प्रोसीडिंग्स है वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो नो एक्ट ऑफ प्रोसीडिंग शैल बी क्वेश्चन और शैल बी इनवैलिड। तो ना तो क्वेश्चन कर सकते हैं ना तो इनवैलिड कर सकते हैं नियर बाय द रीजंस ऑफ वैकेंसी या डिफेक्ट। ठीक है, तो यानी तो इसमें जो है स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, तो 28 का ए आंसर होना चाहिए। फिर बात आती है राइट, अब पार्टी टू एनी प्रोसीडिंग और अपील बिफोर द ट्रिब्यूनल। तो जब पार्टी है, पार्टी टू एनी प्रोसीडिंग और अपील, प्रोसीडिंग ट्रिब्यूनल में होती है, अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल में होती है। तो उसकी जो पार्टीज है तो अपीयर इन पर्सन हो सकती है, ये ऑथराइज कर सकती है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, लीगल प्रैक्टिशनर और अदर पर्सन को भी कर सकते हैं, मतलब आइदर ए, बी और सी। फिर हमने पढ़ा है स्टेटमेंट 1। ठीक है, स्टेटमेंट 1 में हमने क्या पढ़ा है कि नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी मेंबर। तो क्या बोल कर रखा है कि कोई से सूट, प्रोसिक्यूशन या अदर लीगल प्रोसीडिंग, तो क्या बोल कर रखा है कि नो सूट, प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई। तो कोई से भी सूट, प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग लाई कर सकते हैं अगेंस्ट एनी मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल इन डिस्चार्ज ऑफ एनी एक्ट डन बाय हिम इन गुड फेथ। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है कि गुड फेथ में अगर एक्ट करा है तो कोई भी सूट इस पर लाई नहीं होगा ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ पे, ट्रिब्यूनल पे, अपीलेट ट्रिब्यूनल पे। और लिमिटेशन एक्ट शैल नॉट अप्लाई, तो ये गलत है, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है। तो ऑनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। 30 का ए। फिर 31 है सच प्रोसीडिंग रिलेटेड टू केसेस अदर देन वाइंडिंग अप, सच प्रोसीडिंग्स ऑफ रिलेटिंग टू केसेस अदर देन वाइंडिंग अप फॉर विच ऑर्डर फॉर अलाउिंग और अदरवाइज ऑफ द प्रोसीडिंग आर नॉट रिजर्व्ड बाय हाई कोर्ट शैल बी ट्रांसफर टू द ट्रिब्यूनल। तो बोल के रखा है कि वाइंडिंग अप वाला केस तो ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर होगा, पर वाइंडिंग अप के अलावा कोई से केसेस हैं जो हाई कोर्ट ने रिजर्व नहीं करके रखे हैं, तो वो भी केस जो है ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जो है इस तरीके से हमने जो है पर्टिकुलर हमने ये चैप्टर को समझ लिया है। तो सिस्टमैटिक रिवीजन हो चुका है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का विद क्वेश्चंस हो चुका है। तो जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरीके से इसको पढ़ा है। तो अभी हमने सारे एमसीक्यूज़ को देखे हैं, फिर कुछ हमने एक जनरल पॉइंट्स देखे थे, फिर हमने पढ़ा था ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन प्रोसीडिंग्स जिसमें हमने यही चीज़ पढ़ी थी, इस पर ही एमसीक्यू आ गया राइट, कि बाइंडिंग अप के केस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को, और बाइंडिंग अप का केस नहीं हो तो हमको ये चेक करना पड़ता है अदर देन बाइंडिंग अप का केस में कि कुछ केसेस को रिजर्व करके रखा है क्या हाई कोर्ट ने। अगर ठीक है हाई कोर्ट ने रखा है तो ठीक है, अगर नहीं करके रखा है तो ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र कर देंगे। देन फिर हमने सिविल कोड का जुरिसडिक्शन पढ़ा, लिमिटेशन एक्ट के बारे में पढ़ा, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा, इसमें एमसीक्यू था। वैकेंसी कोई इनवैलिडेट नहीं कर सकती प्रोसीडिंग, ये हमने पढ़ा। सिविल कोर्ट के पास कोई जुरिसडिक्शन नहीं है, हमने ये पढ़ा। असिस्टेंस ले सकते हैं, ये हमने पढ़ा। एक्शन टेकन इन गुड फेथ है तो उस पर प्रोटेक्शन है क्योंकि उन पर अपील नहीं कर सकता अगेंस्ट। पावर्स को डेलीगेट कर सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे पनिश कर सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट इन पे लगता है। सिविल कोड की कुछ प्रोसीजर्स थी जिसमें हमने पढ़ा था कि एक्स पार्टी ऑर्डर दे सकते हैं, सेट असाइड कर सकते हैं, रिक्विजिशन कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को, ठीक है, डिसमिस कर सकते हैं किसी के रिप्रेजेंटेशन को। अपील टू सुप्रीम कोर्ट हमने पढ़ा था। फिर एक्सपीडिशियसली हमने ये पढ़ा था कि 3 महीने में हमको ख़त्म करना है और 90 दिन तक फर्दर एक्सटेंड हो जाता है। अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल हमने पढ़ा। ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल हमने पढ़ा कि ट्रिब्यूनल को जो ऑर्डर है वो 2 साल में रेक्टिफाई कर सकते हैं और 3 महीने में उसको ऑर्डर देना है। फिर हमने बेंचेस ऑफ ट्रिब्यूनल पढ़ा कि बेंचेस बनाई जाती है, केस को रेफ़र करा जा सकता है। प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में होती है और वो रिवाइवल, रिहेबिलिटेशन और रिस्ट्रक्चरिंग या रिवाइविंग ऑफ कंपनीज़ में 3 या मोर मेंबर की बेंच होती है जिसमें मोस्ट जो है वो जुडिशियल मेंबर होते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि जो बेंच डिफ़र करती है तो उस केस में प्रेसिडेंट को रेफ़र करते हैं, फिर ऐसे प्रेसिडेंट जो है पर्टिकुलर मैटर को दूसरों को भी सुनाता है
फिर देन मेजॉरिटी, जिसने हेयर गिरा है और जिसने पहले हेयर गिरा था उसके बेसिस पे मेजॉरिटी पे जो है डिसीजन लिए जाते हैं। फिर हमने कुछ रिमूवल ऑफ ऑफिस में हमने पढ़ा था कि कंसल्टेशन होता है CGI का, इंक्वायरी होती है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होती है। वैकेंसी पढ़ा था हमने, वैकेंसी या अनेबल टू फंक्शन। तो वैकेंसी में हमने पढ़ा था कि परमानेंसी है, अनेबल टू फंक्शन में टेम्प्ररी हमने समझा था, इस पर भी MCQ हमने देखा था। इफेक्टिव डेट के रिस्पेक्ट में हमने एक MCQ देखा था। फिर हमने पढ़ा था कि मेंबर्स को रिमूवल कर सकते हैं 5 केस में, जिसमें इंसॉल्वेंसी के केस में तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी जाती है। फिर रेफरेंस कैसे करते हैं, तो रेफ़र करने के लिए हमने पर्टिकुलर प्रोसीजर को समझा था। फिर हमने ये समझा था कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो प्री जुडिशियली अफेक्ट करता है पर्टिकुलर पर्सन को, तो एक्वायर फाइनेंशियल इंटरेस्ट विच प्री जुडिशियली अफेक्ट दिस फंक्शंस को, या एब्यूज़ कर रहा है डोमिनेंट पोजीशन विच प्री जुडिशियली अफेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। फिर हमने उसके बाद जो है हमने इसका क्वालिफिकेशंस पढ़ा, क्वालिफिकेशन इनका पढ़ा। और जुडिशियल मेंबर का 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो जुडिशियल मेंबर जो होते हैं वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के हो जाते हैं। टेक्निकल मेंबर में इंपॉर्टेंट ये है कि लेबर कोर्ट में अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर है 5 साल के लिए तो वो भी टेक्निकल मेंबर बन सकते हैं, और इसमें 25 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं थे। फिर हमने सिलेक्शन कमेटी के बारे में कुछ पढ़ा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन जब लेते हैं जब प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिब्यूनल हो, या चेयरपर्सन जुडिशियल मेंबर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल हो, या तो जुडिशियल मेंबर टेक्निकल मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल हो और टेक्निकल मेंबर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल हो। फिर हमने इस तरीके से जो है पर्टिकुलर NCLT को ओवर किया है। मैं पक्के से बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन अब आप कर सकते हो बेटर तरीके से। आपका मैक्सिमम एफर्ट्स जो है इधर मेरे साथ सुनने में आपने जो एफर्ट्स दिए हैं वो एफर्ट से आपके जो पर्सनल जो एफर्ट है वो कम एफर्ट में आप ज़्यादा मीनिंग डिराइव कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है हमने पर्टिकुलर ये चैप्टर को ओवर करा है। सो कैसा लगा आपको बताइएगा। आपने पेशेंटली सुना होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और हो सकता है कि कुछ वैसे उसमें कुछ फ्लॉज नहीं रहेंगे, पर अगर कुछ आपको लगे कि मेरी रिकॉर्डिंग में, मेरे वॉइस मॉड्यूलेशन में अगर कुछ फ्लॉज हो तो बताना, तो इसको कमेंट सेक्शन में बताना। हम जो है इसको पर्टिकुलर इम्प्रूव करेंगे और इस तरीके से जो है बेटर जो है वीडियो डिलीवर हो जाएंगे। सो होप सो आपको अच्छा लगा होगा, एंड फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।